बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ दिन पहले मैंने ना एक काम दिया था असाइनमेंट के तौर पे, किसी ने भी नहीं शेयर किया मुझे, किसी ने भी नहीं भेजा। शायद आपसे काम हुआ ही नहीं। जी, किसी ने काम किया जी? सर थोड़ा सा भी स्टार्ट किया हुआ है, पीछे से रिवीजन भी कर रहे हैं, इसलिए अभी तक नहीं किया। नहीं, वो अगर आप कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। चलें, सर एक दो दिन तक हो जाएगा। कोई बात नहीं। तो ये मेजरेबल फंक्शन के लिए कल हमने शुरू किया था कि किसी मेजर स्पेस से लिए गए एक सेट ई के ऊपर अगर आप एक एक्सटेंडेड रियल वैलिड फंक्शन डिफाइन करते हैं तो वो फंक्शन मेजरेबल फंक्शन होगा अगर वो इस कसवटी से गुजरे और हर रियल नंबर के लिए उसका जो आंसर है वो मेजरेबल सेट आए। तो आम हालत में उसे कहेंगे वो मेजरेबल फंक्शन है। और अगर वो लबीग मेजरेबल स्पेस के ऊपर जो है डिफाइन किया गया हो तो फिर उस सूरत में उसको कहते हैं कि वो लबीग मेजरेबल फंक्शन है। तो बात चाहे कोई भी हो, असल चीज जो है वो ये मयार है किसी भी फंक्शन को जज करने का कि क्या वो मेजरेबल फंक्शन है कि नहीं। और ये मयार रियल नंबर के हर मेंबर के ऊपर पूरा उतरना चाहिए और जिस डोमेन के ऊपर उसे डिफाइन किया जा रहा है वो एक मेजरेबल सेट की डोमेन होनी चाहिए। तो कुछ मजीद आगे बातें करते हैं और उसमें ये जो आखिरी पॉइंट है पांचवा, इसमें ये जो मेयार है, ये जो यहां सेट के लेस देन इक्वल टू लिखा है, ये एक्चुअली इक्वल है। ये यहां इक्वल का सिंबल डाल लें कि अगर जो आपने लेस देन ग्रेटर देन के लिए पढ़ा है, अगर यहां इक्वलिटी आ जाए तो भी वो फंक्शन मेजरेबल फंक्शन होगा, बशर्ते के इससे जो रिजल्ट निकले वो मेजरेबल सेट हो। ये जो पांचवा जुज है ये बाकियों से क्यों डिफरेंट है? वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि यहाँ अल्फा जस्ट एक रियल नंबर है, यानी माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान जितने भी रियल नंबर हैं यहाँ पहले चार पार्ट्स में सिर्फ उनको रखा गया है। जबकि लास्ट में जब इक्वालिटी आ जाए, यहाँ पे यहाँ इक्वालिटी आ जाए तो फिर वो कहता है अल्फा बिलोंग्स टू आर बार। आर का मतलब है ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, जबकि ये जो आर बार है ये जो है ये क्लोज इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यानी आर बार में जो है वो दोनों शामिल है, इन्फिनिटी भी शामिल है और माइनस इन्फिनिटी भी शामिल है। तो आइए इस पांचवें वाले जुज को अलहदा से करते हैं कि अगर कोई फंक्शन मेजरेबल फंक्शन हो
तो उसके लिए एफ एक्स इक्वल टू अल्फा से भी आंसर जो आएगा वो मेजरेबल सेट होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है, देखिएगा इस पांचवें पॉइंट के ना उसने तीन टुकड़े किए हैं, तीन हिस्से किए हैं। पहले हिस्से में उसने सिर्फ ये कहा है कि आओ थोड़ी देर के लिए अल्फा को जस्ट आर से कंसिडर करें, यानी अल्फा जो है वो माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी नहीं है, इन बिटवीन कोई रियल नंबर है। तो उसके लिए देखिए उसने क्या लिखा है, फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा के रिजल्ट को और फंक्शन लेस देन इक्वल टू अल्फा के रिजल्ट को इकट्ठा लेके इनका इंटरसेक्शन लिया है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा then that fx is equal to alpha can be written as intersection of fx greater than equal to alpha और less than equal to alpha। तो इसमें क्या होगा, जो कॉमन एलिमेंट है वही आएंगे, और कॉमन एलिमेंट तभी आएंगे जब वो इक्वालिटी के साथ जुड़ के आए। तो अगर हम ये कहें कि इस लेफ्ट को हमने ऐसे राइट साइड के तौर पे लिखा है, तो इसमें ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये दोनों के दोनों मेजरेबल सेट्स हैं, क्योंकि अभी हमने जो पहले चार पार्ट्स किए हैं उनके अंदर ये मौजूद है। तो अगर ये दोनों पार्ट मेजरेबल हैं, तो ये मेजरेबल पता कब है, जब आप अल्फा आर से लेंगे। तो अगर ये दोनों मेजरेबल सेट हैं तो इनका इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगा, तो फिर जिसके ये बराबर आया है वो भी मेजरेबल सेट होगा। तो अगर ये सेट मेजरेबल है तो फिर इसका मतलब ये है कि एफ एक्स जो है वो एक मेजरेबल फंक्शन है। सेट का मेजरेबल होना फंक्शन के मेजरेबल फंक्शन होने की अलामत है। तो ये बात तो दो लाइनों में पूरी हो गई कि जब अल्फा आर से लेंगे। अब आपके पास दो रह गए, आपने सारे रियल नंबर्स को चेक कर लिया है, सिर्फ दो उसके हिस्से रह गए, एक प्लस इन्फिनिटी और एक माइनस इन्फिनिटी। तो आइए पहले हम लेते हैं प्लस इन्फिनिटी, कि मेरे पास जो अल्फा है वो इन्फिनिटी के बराबर है, एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो माशाल्लाह मेरे इस वक्त क्लास में सारे लोग मास्टर लेवल के बैठे हैं। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, इस फंक्शन का नाम तो बताएं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2, ये मेरे पास एक फंक्शन है, इसका नाम बताएं, कोई बता सकता है? बता दें, इसका बता दें, इस फंक्शन का क्या नाम है? कांस्टेंट फंक्शन। वेरी गुड। देखें आपका कल वाइवा भी होना है, वहां आपकी खामोशी आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो ये कांस्टेंट फंक्शंस है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं खेल खेलने लगा हूं, यानी मैंने कहा ये 2 है और ये 2 से ऑनवर्ड इन्फिनिटी। लो जी, मैं ऐसे कहता हूं जी कि मैंने पहले लिए हैं 2 से इन्फिनिटी तक, फिर मैं उसे और कम करता हूं उल्टा कर गया मैं, दोबारा ठीक करके लिखता हूं। यानी ये देखिएगा दोबारा से, मैं कहता हूं कि ये है मेरे पास 2 और मैं लेता हूं माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ये इंटरवल मैंने लिया है। बाद में मैं ना और आगे जाता हूं, मैं कहता हूं नहीं नहीं, मैंने यहां से यहां तक जाना है ऐसे, फिर मैं और आगे जाता हूं, इंटरवल को कम करता चला जाता हूं, और आगे जाता हूं और आगे जाता हूं, इंतहाई करीब से करीब होता चला जाता हूं। तो अगर मैं इन तमाम सीक्वेंस के इंटरवल का इंटरसेक्शन लूंगा ना सबका, तो वो इसके बराबर आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 2। अगर मैं इस एफ एक्स इज इक्वल टू को एक सेट का नाम दे दूं कि ये मेरे पास एक सेट है, और ये जनाब जो मैंने यहां आपको आइडिया दिया है उसको आप फॉलो करें, तो इन तमाम इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लूंगा तो वो इसके बराबर आएगा। अब यहां मैंने मिसाल दी है 2 की, अब मैं कहता हूं कि नहीं,
अब आपके पास एक फंक्शन है जो जस्ट इन्फिनिटी के बराबर है, यानी आप x की जगह 2 लगाएं तो भी इन्फिनिटी, 3 लगाएं तो भी इन्फिनिटी, 4 लगाएं तो भी इन्फिनिटी, यानी इस x की जगह जो मर्जी पुट कर दे आंसर इन्फिनिटी आएगा। तो ये भी किसी कांस्टेंट फंक्शन से कम नहीं है, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है, और इस रियल लाइन के ऊपर इन्फिनिटी आपको यहां नजर आएगा। तो अब मैं अगर आपसे कहता हूं कि जनाब मैं यहां से शुरू हुआ, मिसाल दे रहा हूं, इसका नाम रख लें n, 3 रख लें, 4 रख लें, 10 रख लें, जो दिल करता है। मैं यहां से इन्फिनिटी तक का सफर करता हूं, फिर मैं और आगे जाता हूं, फिर मैं और आगे जाता हूं। इस तरह एक ना हो खत्म होने वाली एक सीक्वेंस है इंटरवल की, और मैं बढ़ते 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 इन्फिनिटी के बहुत करीब चला जाता हूं, और फिर इंतहाई इन्फिनिटी के ऐसे जैसे मैं टच करने लगा इन्फिनिटी को, तो मैं इन तमाम इंटरवल्स जो मैंने इकट्ठे किए हैं इनका मैं अगर इंटरसेक्शन लूंगा, तो एक तरफ उन इंटरवल्स का इंटरसेक्शन और एक तरफ जस्ट ये फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी अकेला सेट, तो वो उन इंटरसेक्शंस के बराबर आएगा। इसी चीज का जिक्र यहाँ पे उसने आपके सामने किया है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देख लें कि जब आपने अल्फा इन्फिनिटी रखा, तो यहाँ एक पर्टिकुलर नेचुरल नंबर n सोच लें, जैसे मैंने अभी मिसाल दी। तो आप n से आगे की तरफ बढ़े, पहले n4 ले लें, फिर 5 ले लें, और फिर चलते चले जाएं और इन्फिनिटी की तरफ बढ़ते चले जाएं। तो याद रखिएगा सेट थ्योरी के मुताबिक ये अकेला सेट और ये इंटरवल्स ऑफ इंटरसेक्शंस का जो सेट है, ये दोनों साइड्स बराबर हैं। और याद रखिएगा कि अगर कहीं आपको नजर आए कि आपके पास एक फंक्शन है और वो मेजरेबल है, तो जब आप उसे इस कसवटी से गुजारेंगे तो इससे जो सेट आएगा वो एक मेजरेबल सेट आएगा। तो इस यहाँ पे ये बात अंडरस्टूड है कि ये जो फंक्शन एफ एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स है, ये मेजरेबल फंक्शन है। तो अगर ये मेजरेबल फंक्शन है तो इसका मतलब है कि ये जो राइट साइड है ये मेजरेबल सेट्स का कलेक्शन है, मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन है, काउंटेबल इंटरसेक्शन है मेजरेबल सेट्स का। तो वो तो आपको पता है हमेशा मेजरेबल होता है। तो अगर राइट साइड मेजरेबल है तो फिर लेफ्ट साइड भी मेजरेबल होगी। तो एफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए साबित हो जाएगा कि ये मेजरेबल है। बाकी ये अल्फाज के अंदर उसने ये सारा कुछ लिखा हुआ है। अब इसी चीज को दोबारा से रिपीट करें उल्टी डायरेक्शन में। अब आपने अल्फा की जगह इन्फिनिटी लेना है, माइनस इन्फिनिटी, तो अब उल्टी तरफ चले जाए, यहां उसने लिया माइनस एन। मैं फिर आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा दोबारा से कि फर्ज करें ये लाइन है, यहां आपने एक नंबर लिया है -n, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है। और जब आप -3 से -4 करेंगे, -5 करेंगे, या इस तरीके से आगे की तरफ जाएंगे, तो एक्चुअली होगा क्या, यहाँ पे आपको फील होगा कि आप जैसे पीछे की तरफ ऐसे लपक रहे हैं। जो जो एन की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो वो नेगेटिव सेंस में उल्टी तरफ जाएगी। और अब जब आप इस तरह कहें कि पहले मेरे पास -n से कम ये इंटरवल था, फिर मैं और आगे गया, फिर मैं और आगे गया, फिर मैंने और इंटरवल को छोटा किया, और इस तरीके से छोटा करता चला गया, और माइनस इन्फिनिटी के बहुत करीब इवन के मैं उसके साथ कंसाइड करने वाला हूं। तो इन तमाम इंटरवल्स का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो वो जस्ट इस सिंगल फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी के बराबर आएगा। तो अगर ये बात भी आपको समझ आ गई है तो इसी का जिक्र उसने यहाँ पे किया है, आप देख सकते हैं। ये देख लें कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी कैन बी रिटन एज इंटरसेक्शन ऑफ एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एन एंड एन बिलोंग्स टू सम नेचुरल नंबर। तो ये जो राइट साइड है ये कहती है कि अगर फंक्शन सम रियल नंबर से लेस देन हो और फंक्शन मेजरेबल हो,
तो इससे ये जो सेट है, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि कोई पाबंदी नहीं है कि ग्रेटर देन हो, लेस देन फंक्शन की कसवटी, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू कसवटी जो है, अगर फंक्शन के ऊपर जो है सेट के लिए मेजरेबल सेट की सूरत में आंसर दे तो फंक्शन मेजरेबल है। यहाँ जब ये आज का हमने 5वां पार्ट शुरू किया तो यहाँ ये जो फंक्शन है इसके बारे में कंफर्म है कि ये एक मेजरेबल फंक्शन है, जिससे ये जो सेट बनेगा ये मेजरेबल सेट होगा, और ये काउंटेबल मेजरेबल सेट्स का इंटरसेक्शन है, तो इसकी वजह से ये भी मेजरेबल। तो अगर राइट साइड मेजरेबल तो फिर लेफ्ट साइड भी मेजरेबल। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है ये मेजरेबल सेट है। अगर ये मेजरेबल सेट है तो अब आपने देखे, पहले आपने आर के लिए चेक किया, फिर आपने माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के लिए चेक किया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है ये मेजरेबल सेट है फॉर और अल्फा बिलोंग्स टू आर बार। तो इसका मतलब ये है कि ये एक मेजरेबल फंक्शन है। यानी इक्वालिटी के अंदर फिर आपके माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी भी शामिल हो जाते हैं, ग्रेटर देन लेस देन के अंदर शामिल नहीं होते, अलबत्ता इक्वालिटी में ये शामिल हो जाते हैं। तो अगर आपने ये चीज समझ ली है तो फिर मेरा अगला जो छोटा सा एक पॉइंट है वो मैं आपको सेपरेटली खुद ही बताता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, लेट्स सपोज वो 2 के बराबर है, बाद में इसे जनरलाइज कर लेते हैं और फंक्शन को डिफाइन किया गया है किसी मेजरेबल सेट के ऊपर। अब मुझे आप ये बताएं कि ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ये क्या मेजरेबल होगा कि नहीं। मैं आपसे कहता हूं कि आपने रियल नंबर्स के अंदर से एलिमेंट्स उठाने हैं, तो मुझे बताइए कि इसका सॉल्यूशन कब जो है वो होल्ड करेगा। अगर तो यहां जो एफ एक्स की जगह वैल्यू है, अगर क्या कहेंगे यहां पे, ये कब होल्ड करेगा, कांस्टेंट फंक्शन है 2 के बराबर है, तो ये कसवटी है असल में किसी फंक्शन को मेजरेबल साबित करने की। लेट्स सपोज ये है, ये ये फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, तो ऐसे लिख लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं अल्फा के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां अल्फा की जो वैल्यू है 2 से बड़ी लूंगा और आगे की तरफ चलता चला जाऊं, तो आप देखें अगर अल्फा की वैल्यू 2 से बड़ी लूं तो फिर ये आंसर आता है, और अगर 2 से छोटी लूं तो फिर क्या आएगा, 2 से बड़ी लूंगा तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ये वाला, और 2 से छोटी लूंगा तो इसका तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, उस सूरत में हम कहेंगे खाली सेट। तो आप दोनों सूरतों में देख सकते हैं कि एक सूरत में आंसर इंटरवल की सूरत में आता है और एक सूरत में फाई आता है कांस्टेंट फंक्शन के लिए। तो ये जो दोनों आंसर है ये दोनों मेजरेबल सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरवल भी मेजरेबल है, फाई भी मेजरेबल है। इसी वजह से हम कहेंगे कि ये जो सेट है ये एक मेजरेबल सेट है, और फिर ये जो कांस्टेंट फंक्शन है ये एक मेजरेबल फंक्शन है। यानी कांस्टेंट फंक्शन हमेशा मेजरेबल होता है। इसकी तफसील मजीद आला तरीके से आपको मैं अभी दिखाता हूं। ये देखिएगा, ये आपके सामने एक फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है, और सी जो है वो आर बार से लिया जा रहा है। अब एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा ने ले लिया, कोई मसला नहीं, आप ग्रेटर देन अल्फा ले लें, लेस देन अल्फा ले लें। तो अगर आप यहां पे, क्योंकि एफ एक्स का मतलब है सी, तो अगर आप अल्फा की वैल्यू सी से कम लेते हैं तो फिर क्या होगा, ये डोमेन के सारे एलिमेंट आएंगे यहां पे।
डी सारा आ जाएगा, क्योंकि इसी डी की हर वैल्यू के लिए फंक्शन एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन अल्फा है। तो अगर यहाँ अल्फा इसी सी के लिए ये जो फंक्शन है ये होल्ड करता है, और अगर एक्स की हर वैल्यू जो डी से ली गई है वो इस इनइक्वालिटी को होल्ड करेगी, तो पूरे का पूरा डी आएगा। दोबारा बोलता हूं कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये सी के बराबर है, और ये बन गया सी ग्रेटर देन अल्फा। यहां जो मेरी डोमेन है वो डी है, आर नहीं है। अलबत्ता सॉल्यूशन तो मैंने आर रियल नंबरों को सामने रख के निकालना है। तो ये जो इनइक्वालिटी है, अगर मैं अल्फा की वैल्यू सी से कम लूंगा तो ये फॉर एवर होल्ड करेगी, और उस सूरत में एक्स जो है वो डी सारे का सारा आएगा। और अगर मैं अल्फा की वैल्यू सी ले लूं या सी से बड़ी ले लूं तो उस सूरत में ये इनइक्वालिटी का जो सोल्यूशन है वो फाई आएगा, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो किसी भी कांस्टेंट फंक्शन को जब आप बयान करना चाहें मेजरेबल फंक्शन की सूरत में, तो ऐसे कर सकते हैं कि इसके दो आंसर आएंगे। एक दफा पूरे का पूरा डी आएगा जब वो फॉरएवर होल्ड करेगी, और एक दफा फाई आएगा जब वो किसी पॉइंट के लिए भी होल्ड नहीं करेगी। तो हम कहते हैं कि ये डी अपनी जात में डेफिनेशन के अंदर मौजूद है कि ये मेजरेबल सेट है, और फाई को हमेशा हमने कहा है कि ये मेजरेबल सेट है। इसलिए दोनों सूरतों में हम कहेंगे कि ये जो आंसर आता है कांस्टेंट इसका फंक्शन का, वो एक मेजरेबल सेट की सूरत में आता है। इसलिए कोई भी जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमेशा मेजरेबल होता है। इसके बाद ये दो तीन लाइनें आप पढ़िएगा। ये दरमियान में एक और दो बातें हैं, उनका जिक्र बाद में दोबारा भी आएगा। पहले हम यहाँ आते हैं। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आपके काम आएंगे आगे जाके, कि किसी फंक्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट से क्या मुराद है। ये है जी, फंक्शन के पॉजिटिव पार्ट को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव, और नेगेटिव पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह। तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ ए फंक्शन से क्या मुराद है कि उस फंक्शन और जीरो का जो मैक्सिमम होता है वो फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट होता है, और उसे एफ आर जीरो लिखते हैं। और जो नेगेटिव पार्ट होता है वो फंक्शन की वैल्यूज के नेगेटिव और जीरो का जो मैक्सिमम होता है वो उनका जो है वो नेगेटिव पार्ट होगा। फंक्शन की ओरिजिनल वैल्यूज और जीरो का जो मैक्सिमम आंसर आएगा वो उस फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट होता है। और फिर इसी तरीके से फंक्शन की वैल्यूज का आप नेगेटिव ले लें, और फिर जीरो और नेगेटिव फंक्शन वैल्यूज का मैक्सिमम जो होता है वो उस फंक्शन का नेगेटिव पार्ट कहलाता है। ये छोटी सी डेफिनेशन है। इसके बाद आगे देखिएगा, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो हमारे लिए आगे क्वेश्चन में काम आएंगे। कहता है कि किसी फंक्शन में उसका मॉड जमा कर दे और दो पे डिवाइड कर देना तो वो फंक्शन का पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, और मॉड में फंक्शन माइनस करके दो पे डिवाइड करें तो वो नेगेटिव पार्ट आ जाता है, यहाँ नेगेटिव है। इसी तरह अगर दो फंक्शंस के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट्स को का डिफरेंस ले लें तो जनाब वो जो है वो ओरिजिनल फंक्शन के बराबर आ जाता है। इसी तरह किसी फंक्शन का जो मॉड होता है वो अपने फंक्शन के पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट के सम के बराबर होता है, वगैरह वगैरह। और अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं और आपने उन दोनों का मैक्सिमम मालूम करना है तो आपके पास ये फार्मूला है, एफ प्लस और एफ माइनस जी के मॉड को दो पे डिवाइड कर दे। पहले 50 रुपए बकाया लेने नहीं, बकाया को नहीं लबने। ये किसी का माइक ऑन हो गया है, अपने माइक को म्यूट कर ले जी, बड़ी मेहरबानी। इसी तरह दो फंक्शंस का मिनिमम निकालने का ये फार्मूला है, एफ प्लस जी माइनस एफ माइनस जी का मॉड। तो यहाँ अगर ये थ्योरम इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ एक मिसाल दे के बात को खत्म कर दूंगा, आगे जाऊंगा। देखें, उसने पहला पार्ट साबित किया है कि देखें क्या वाकई ये बात दुरुस्त है। अब एफ फंक्शन का मॉड है तो हमें दो केसेस के साथ जाना पड़ेगा कि जनाब अगर तो फंक्शन पॉजिटिव वैल्यूज का हामिल है तो फिर जरा देखिएगा, अगर मेरे पास फंक्शन की वैल्यूज
पॉजिटिव आती हैं, 0 या 0 से बड़ी आती हैं। यहाँ 0 लगा लो, यहाँ 1 लगा लो, यहाँ 2 लगा लो, नेगेटिव तो आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो जब 0 के साथ इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन ही की आएगी। यानी अगर एफ एक्स पॉजिटिव है तो फिर उस फंक्शन का पॉजिटिव जो पार्ट है वो होगा वही फंक्शन। तो लेफ्ट साइड का तो ये आंसर हमने निकाल लिया कि पॉजिटिव पार्ट ऑफ द फंक्शन इज एफ एक्स। तो आइए राइट साइड का निकाल लें। तो एफ प्लस एफ मार्ड ओवर 2, तो एफ मार्ड का आंसर जो है वो एफ ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन का मार्ड वही नंबर होता है। तो एफ प्लस एफ को ऐड कर दें, 2 पे डिवाइड कर दें, तो वो भी एफ एक्स के बराबर आ गया। तो पहले केस में जब एफ एक्स पॉजिटिव है तो दोनों आंसर लेफ्ट और राइट के बराबर आते हैं। दूसरा हिस्सा ये है कि आओ देखें कि अगर जो फंक्शन है वो नेगेटिव है, उस सूरत में क्या होगा। किसी फंक्शन का मार्ड जो होता है, नेगेटिव फंक्शन का मार्ड जो है वो, अगर फंक्शन नेगेटिव हो मतलब उसकी हर वैल्यू नेगेटिव आती हो, तो उसका मार्ड क्या होगा, माइनस एफ। अब देखिए आपने पॉजिटिव पार्ट निकालना है तो फंक्शन और 0 की मैक्सिमम वैल्यू को निकाल लें। अब यहां मेरे पास जो आंसर आ रहा है ना, वो आ रहा है जनाब नेगेटिव, लेस देन 0, यानी -1 -2 माइनस, यानी 0 से छोटी वैल्यूज। तो अगर एक तरफ नेगेटिव वैल्यूज हो और एक तरफ जस्ट 0 हो और मैक्सिमम निकालना हो उन दोनों का, तो कौन सी वैल्यू निकालेंगे, कौन सी वैल्यू लिखेंगे, 0। तो जब फंक्शन नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज का हामिल है, तो उसका पॉजिटिव पार्ट 0 आएगा। तो आइए हम देखें कि राइट साइड का आंसर भी 0 आता है कि नहीं आता। ये एफ प्लस एफ मार्ड ओवर 2 ले, एफ मार्ड की जगह माइनस एफ लगा ले, दोनों आंसर जो है वो एक दूसरे के साथ कट जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो पता ये चला कि किसी भी फंक्शन का जो पॉजिटिव पार्ट है वो उस फंक्शन और उसके मार्ड को जमा करके 2 पे डिवाइड करने से भी निकाला जा सकता है। इसी तरह नेगेटिव पार्ट ऐसे निकाला जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो आप बाकी छोटे छोटे पार्ट हैं, आपको खुद ही समझ लग जाएगी कि बाकियों में उसने कैसे स्वरूप साबित किया है। हमारा जो सबसे वीआईपी क्वेश्चन है वो यहां से शुरू होता है, ये वाला, ये वीआईपी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं सारे। तो वो कहता है कि अगर एफ और जी दो मेजरेबल फंक्शंस हैं जिनको एक मेजरेबल सेट के डोमेन के ऊपर डिफाइन किया गया है, सी कोई भी एक रियल नंबर है, तो फिर साबित करें कि नीचे वाले सारे रिजल्ट्स जो हैं वो भी मेजरेबल फंक्शंस की सूरत में आएंगे, या उनका आंसर जो है वो मेजरेबल सेट की सूरत में आएगा। अगर सेट मेजरेबल आएगा तो सारी बात है जो फंक्शन इस्तेमाल हुआ है वो मेजरेबल होगा। तो वो कहता है पहले पार्ट में कि अगर फंक्शन मेजरेबल है और उसमें अगर कोई कांस्टेंट नंबर ऐड कर दें तो भी वो मेजरेबल रहता है। दूसरे में कहता है कि अगर सी से मल्टीप्लाई कर दें तो भी फंक्शन जो है उससे आने वाला जो सेट है, बनने वाला जो सेट है, वो भी मेजरेबल होगा। और इसी तरह बाकी पार्ट्स भी हैं छोटे छोटे से। तो फर्ज करें जी एफ मेजरेबल है, अगर फंक्शन मेजरेबल है तो फिर इस सेट के ऊपर आप गौर करें कि ये एक मेजरेबल सेट होगा फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू आर। और यहाँ जो इनइक्वालिटी है, यहाँ कोई आपके लिए पाबंदी नहीं है कि आप ग्रेटर देन इस्तेमाल करें, आपके पास सारे ओपन ऑप्शंस हैं। आप लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अब आपकी मर्जी है। और अल्फा का मतलब क्या है, एक रियल नंबर। अब इसको कंसीडर करें, जिसको आपने मेजरेबल साबित करना है, इसको कंसीडर कर लें। आपको पता है फंक्शन थ्योरी के अंदर एफ प्लस सी एक्स का मतलब एफ एक्स प्लस सी है, यानी जब आप एक्स को अंदर अप्लाई करेंगे तो वो एफ के ऊपर अप्लाई होगा, सी के ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यानी इस पहले स्टेप के बाद ये स्टेप आएगा, ये एफ एक्स प्लस सी। और सी को दूसरी तरफ ले जाए, जब उधर चला गया अल्फा माइनस सी, और अल्फा भी रियल है और सी भी रियल है,
सी भी रियल है, तो इन दोनों की जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे तो नया नंबर जो भी आप उसका नाम रखना चाहें वो भी रियल नंबर है। अगर मैं इसका नाम बीटा रख लूं तो आप फिर इसको पढ़िएगा कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन बीटा या ग्रेटर देन अल्फा। ये दोनों सेट मेजरेबल सेट है। अगर ये सेट मेजरेबल है तो फिर जिसके ये बराबर है वो भी मेजरेबल सेट होगा। और अगर वो मेजरेबल सेट है तो फिर एफ प्लस सी मेजरेबल फंक्शन है। अगर साथ फंक्शन लिखना चाहें तो लिख लें कि फंक्शन मेजरेबल है, सेट जो है वो मेजरेबल सेट है। इसी को दूसरे साइड से देखें, दूसरा हिस्सा जो है वो सी का मल्टीपल है। अब जब आपने सी लिया है तो सी की कैटेगरी है, हो सकता है सी पॉजिटिव हो सकता है सी नेगेटिव हो, और हो सकता है सी 0 के बराबर हो। जब सी 0 के बराबर होगा तो देखें क्या उसने लिखा है, सी एफ एक्स, सी हटा दें, एफ एक्स लिख लें, और एक्स जो है वो डी से लिया जा रहा है, और फिर जब 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आएगा। तो ये सेट बन गया, 0 इज लेस देन अल्फा। अब ये इनइक्वालिटी कब होल्ड करेगी? अगर अल्फा जो है वो अगर नेगेटिव है, तो 0 तो आपको पता है नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है। तो अल्फा अगर नेगेटिव है और यहाँ x पूरे का पूरा जो है वो d से लिया जा रहा है, तो फिर d सारा आ जाएगा, क्योंकि ये सदाबहार है। d की हर वैल्यू के लिए आंसर 0 आ रहा है, और 0 ग्रेटर देन अल्फा, जब अल्फा नेगेटिव होगा तो ये हमेशा 0 अल्फा से बड़ा होगा, उस सूरत में सारा d आएगा। यहाँ जो भी सेट होगा ना वही आएगा यहाँ पे। यानी अगर यहाँ r होगा तो यहाँ r आ जाएगा, यहाँ e होगा तो यहाँ e आ जाएगा, तो यहाँ d है तो d आ गया। और अगर अल्फा को मैं ले लूं पॉजिटिव या 0 ले लूं तो उस सूरत में इसका सोल्यूशन जो है खाली सेट आएगा, क्योंकि आपने सारी डी तो यहाँ रख ली। जब आपने पूरे का पूरा आर एक जगह इस्तेमाल कर लिया तो मुकाबले में अब दूसरी तरफ हमेशा खाली ही आंसर आएगा, क्योंकि अब कोई रह ही नहीं गया नंबर पीछे। तो जब सी 0 है तो सी एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा का आंसर या तो डी आ रहा है या फाई आ रहा है। डी अपनी जात में डेफिनेशन के अंदर लिखा है कि ये मेजरेबल है, और फाई हमेशा मेजरेबल होता है, इसलिए दोनों सूरतों में आपके आंसर मेजरेबल सेट आते हैं। लिहाजा सी 0 के लिए सी एफ फंक्शन जो है वो मेजरेबल है। अब अगर सी 0 नहीं है मगर वो सी 0 से बड़ा है तो फिर क्या होगा? आप ऐसा करना, वो जो सी है वो दूसरी तरफ ले जाना, डिवाइड हो जाएगा, अल्फा भी रियल सी भी रियल, तो डिवीजन से आंसर जो आएगा अगर उसका नाम बीटा रख लें तो वो भी रियल। तो अगर एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा के लिए मेजरेबल है तो अल्फा की जगह आपने कोई और रियल नंबर लगाना है, बीटा लिखना है तो भी कोई मसला नहीं, उसके लिए भी ये जो रिजल्ट है ये होल्ड करेगा। इसी तरीके से अगर आप अल्फा नेगेटिव लेते हैं, यहाँ थोड़ी सी बात ख्याल कीजिएगा कि पहले था एफ एक्स ग्रेटर देन अल्फा, तो जब आप सी से डिवाइड कर लेंगे, नेगेटिव नंबर है तो क्या होगा? सी नेगेटिव है और आपने फंक्शन लिया हुआ है सी एफ, यहां मुझे थोड़ी सी ना कहीं गड़बड़ लग रही है, मैंने ये फंक्शन लिया है ग्रेटर देन अल्फा, तो जब मैं सी से डिवाइड करूंगा या माइनस सी से डिवाइड करूंगा तो उल्टा नहीं हो जाएगा आंसर, क्योंकि सी नेगेटिव है। जब आप किसी इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वो उल्टा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां आना चाहिए लेस देन, और इसका नया नाम रख लें बीटा। तो अगर ग्रेटर देन अल्फा के लिए मेजरेबल सेट होता है तो मैंने बताया कि लेस देन के लिए भी मेजरेबल होता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो आंसर आएगा ये मेजरेबल सेट होगा, जिसकी वजह से सी नेगेटिव के लिए फंक्शन जो है वो भी मेजरेबल हो जाएगा।
तो सी पॉजिटिव हो, सी नेगेटिव हो, जैसा मर्जी हो, आंसर जो है वो हमेशा मेजरेबल आता है। इसके बाद के जो रिजल्ट्स है वो आइंदा जिंदगी रही तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। आज तक के रिजल्ट में कोई आपने बात पूछनी है तो आप पूछ लें, मैं बता देता हूं। आपने कुछ पूछना है तो पूछ लें। असाइनमेंट देने का मकसद ये था कि इसी बहाने आपका जो सेट थ्योरी वाला पोर्शन है उसकी तैयारी हो जाए। तो अब आपकी मर्जी है, आपने स्लो करना है स्लो कर लें, लेट करना है लेट कर लें। 10 क्वेश्चंस थे, बंदा बैठ के 2-4 घंटों में मुकम्मल कर सकता है अगर से बंदे की नीयत हो। चलें, मैं इंतजार करता हूँ कितनी देर में आप ये काम करते हैं। आज भी लगता है जनाब अब्दुल कदीर साहब क्लास में नहीं है, चाय बना रहा होगा बेचारा। तो जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।